आज के पाठ का शीर्षक है मुक्तिबोध के पत्र। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप मुक्तिबोध के जीवन संघर्ष को जान सकेंगे, साहित्य के प्रति उनकी बेचैनी से परिचित हो सकेंगे, साहित्य और विचारधारा के प्रति उनके दृष्टिकोण को जान सकेंगे तथा उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता को समझ सकेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध ने सर्वाधिक पत्र अपने प्रिय मित्र नेमीचंद जैन को लिखे थे। इन पत्रों में वे खुलकर अपनी आर्थिक स्थिति और उसके कारणों को बार बार स्पष्ट करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण उनका लिखना पढ़ना भी बाधित हो रहा था, जिसकी चिंता उन्हें लगातार बनी रहती थी। पुलिस विभाग में अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की पहचान बनाने वाले उनके पिता माधवराव सेवानिवृत्त हो चुके थे। मुक्तिबोध उनके सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए उन्हें उनसे बहुत अधिक उम्मीद भी थी। लेकिन उन उम्मीदों पर उतरने के लिए जिस प्रकार के जीवन पथ की आवश्यकता थी, उसे मुक्तिबोध ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन के रास्ते स्वयं चुने और ठोकरें खा खा कर भी उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि वे रास्ते उन्हें एक स्वतंत्र और स्वायत्त मनुष्य के रूप में खड़ा करने में सक्षम थे। तमाम परेशानियों के बावजूद मुक्तिबोध अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। एक ओर पारिवारिक जीवन के दायित्व, तो दूसरी ओर लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति। इन्हीं स्थितियों में पिस रहा हूँ दो पाटों के बीच जैसी कविता अस्तित्व में आती है। मुक्तिबोध ने पत्रों में अपनी आर्थिक स्थिति, परिवार के दायित्वों का निर्वहन न कर पाने की बेचैनी, एक ढहे हुए किले के समान जीवन के बिखरने की मानसिकता तथा साहित्य में कुछ नया करने की अदम्य इच्छा को लिखा। लंबे समय तक अच्छी और स्थायी नौकरी न मिलने तथा कर्ज से दबे मुक्तिबोध समझ नहीं पा रहे थे कि इन सबसे मुक्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए अधिकांश पत्रों में खाली जेब होने के कारण रुपए भेजने का आग्रह है। साहूकारों के क्रूर व्यवहार से वे आहत थे, लेकिन उनसे बचने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता था। लगातार श्रम, छोटी नौकरी तथा बीमारी इत्यादि ने उन्हें थका दिया था। इसलिए उन्होंने नेमी बाबू को लिखा, नेमी बाबू, मेरी कहानी बड़ी उदास है, कहने से क्या लाभ। यह उदासी लगातार उनके मन पर छाई रही, जिसकी अनेक छवियां उनकी कविताओं के साथ आलोचना में भी दिखाई देती हैं। मुक्तिबोध के ये पत्र न केवल एक बड़े कवि और आलोचक की जर्जर आर्थिक स्थिति को बताते हैं, अपितु उनकी बृहत्तर चिंताओं से भी परिचित कराते हैं। मुक्तिबोध का जीवन एक ईमानदार और भावुक आदमी का जीवन है, जिसमें सफलताएं बहुत कम हैं, लेकिन समझौते बिल्कुल भी नहीं हैं। अपनी शर्तों पर जीवन जीने वाले किसी भी आदमी के लिए यह संभव नहीं है कि वह सफलताओं की चमकीली सीढ़ियों पर चढ़ता जाए। मुक्तिबोध ने अपनी इस पीड़ा को श्रीकांत वर्मा को नवंबर 1956 में लिखे पत्र में स्पष्ट किया है। आपका पत्र मिला, खूब खुशी हुई। ऐसी चिट्ठियों से बहुत बल मिलता है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी गहरी चिंता है। इतना स्नेह पाकर मैं अवेद्य हो जाता हूँ। लड़ाई लड़ लूँगा, ज़रा अच्छे ढंग से लड़ूँ, यही इच्छा है। इसीलिए अपमानजनक शर्तों पर भोपाल जाना उचित न समझा। बड़ों की चाटुकारिता होती नहीं, उनके लिए मेहनत ही की जाती है, किंतु इस मेहनत ने अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया। अब घिघियाने की उम्र भी नहीं रही। सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा है, लेक्चररी मिल जाए, ज़रा अच्छे ढंग की, मारा मारा न फिरूं। वैसे मैं नागपुर छोड़ूं भी कैसे। बाल बच्चेदार आदमी होने के अलावा मेरे माता पिता भी हैं और मुख्यतः कर्ज में लदा है। इस कर्ज को कैसे अदा करूं, इसी धुन में रहता हूं। रेडियो की नौकरी की, लगभग 1/4 रकम ब्याज में जाती थी। मित्रों के स्नेह और बड़ों के दम्भ से वे भली भांति परिचित थे। इसके साथ वे अपनी सीमा भी जानते थे। इसीलिए श्रीकांत जी को उन्होंने स्पष्ट किया कि अब घिघियाने की उम्र नहीं रही और चाटुकारिता कभी हुई नहीं।
मेहनत की और खूब की, पर उसे मिला क्या? यह प्रश्न केवल अकेले मुक्तिबोध का नहीं है, वरन एक संघर्षशील युवा मन का प्रश्न है जो अब भी अनुत्तरित है। नेमी बाबू को लिखे पत्रों की विशेषता यह है कि वे उनसे कुछ छुपाते नहीं। यहाँ तक कि शांताबाई के पुनः गर्भवती होने की खबर भी घर से पहले नेमी बाबू को देते हैं। हालांकि छुपाना उनकी आदत में नहीं था। वे अपने मित्रों के साथ खुले मन से रहते थे, इसलिए संबंधों में आत्मीयता की जो गंध थी उसमें अपने अभाव और अनवरत दुखों को भी वे भूल जाते थे। दिनांक 6/8/1949 को नेमीचंद जैन को उन्होंने पत्र में लिखा, मैं अपने घर से सुबह 9 बजे 4 किलोमीटर पैदल कार्यालय जाता हूँ और शाम को 6:30 बजे पुनः 4 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुँचता हूँ। पूरे दिन शांता अकेली घर में रहती हैं, अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ। उनका अकेलापन अखरता है, पर मैं कुछ सहायता करने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे मानसिक शांति नहीं है। मैं लिख नहीं सकता, मैं पैसा कमा नहीं सकता, मैं अपने भाई से पैसे भी नहीं मांग सकता। 8/2/1952 के पत्र में भी लिखते हैं कि हमेशा की तरह मुझे पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए। आपको बताना चाहता हूँ कि महीने के अंतिम 5 दिन मैं और मेरी पत्नी केवल चाय पर जीवन यापन करते हैं। यह 1 महीने की नहीं, बल्कि हर महीने की कहानी है। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बहुत खराब है। घर की इस स्थिति ने उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई थी। वे बार बार अपने दोस्तों से पैसे मांगते तथा अच्छी नौकरी लगवाने के लिए आग्रह करते, लेकिन वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका कोई दोस्त बड़ा आदमी नहीं था। परिवार के बड़े बेटे होने के नाते माता पिता की उम्मीदें भी बहुत थीं। उन्हें पूरा करने के लिए जिस प्रकार का जीवन चाहिए था वह उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी आत्मा बेचैन रहती थी। नेमी बाबू को उन्होंने दिनांक 28/2/1947 को पत्र लिखकर स्वीकार किया कि आप कल्पना कीजिए, मैं समाज में इसलिए नहीं जा सकता कि मेरे पास साफ और अच्छे कपड़े नहीं हैं। यह कमी पैसों से पूरी हो सकती थी जो मेरे पास नहीं है। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वे मेरी अवस्था देखकर मुझ पर दया करेंगे, जो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इन स्थितियों में वे दुखी होकर रह जाते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं देता। वे अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हैं कि वे उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। इन विषम और दयनीय स्थितियों से उबकर वे कभी आत्महत्या की सोचते भी हैं तो उन्हें पत्नी शांता और पुत्र रमेश के भविष्य का भय डरा देता है और वे अपना इरादा बदल देते हैं। उन्हें बार बार लगता है कि वे अच्छे पुत्र, अच्छे पिता और अच्छे पति नहीं बन सके। वे किसी को सुख नहीं दे पाए, बल्कि अपनी ही परेशानियों में घिर कर रह गए। इसलिए वे स्वयं को कमज़ोर और डरा हुआ आदमी स्वीकार करते हैं। छटपटाहट बहुत है, परिश्रम भी खूब करते हैं, पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। नागपुर में पूरे दिन नौकरी के अलावा रात के 1:30-2 बजे तक नया खून में साहित्यिक लेखन करते थे, पर कर्ज में किसी प्रकार की कमी नहीं आती थी। वह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और बाद में तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि सीधी सड़क पर घर पहुँचना मुश्किल हो गया था। रास्ते में सूदखोर उन्हें रोककर अपमानित करते, इसलिए वे छुपते छुपाते घर पहुँचते। शरीर लगातार थक रहा था, लेकिन वैचारिक संघर्ष बढ़ रहा था। वे जीवन की सच्चाइयों को साहित्य में तलाशने लगे थे, इसलिए मित्रों को लंबे लंबे पत्र लिखकर उनसे समाज को बदलने के लिए प्रेरित भी कर रहे थे और अपनी विषम स्थितियों से परिचित भी करा रहे थे। दिनांक 4/3/1958 को नेमी बाबू को उन्होंने पत्र में लिखा, पिछले कई दिनों से मेरा स्वास्थ्य जर्जर है, रगें कमज़ोर हो गई हैं, दवाओं से विशेष लाभ नहीं हो पाया, शरीर आराम और शांतिपूर्ण व्यवसाय मांगता है। शरीर पर अधिक बोझ पड़ते ही मानसिक थकान और अवसन्नता आ घेर लेती है। फालतू की झंझटों से मन पर भार रहने के फलस्वरूप लिखाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तक मैं केवल वानस्पतिक जीवन बिताता रहा, लिखूं कैसे? अगर मैं परिस्थिति के अनुसार काम न करूं तो नैया एकदम डूब ही जाएगी। फिर बाल बच्चों का और मेरा क्या होगा?
मैं अपने परिवार को भाइयों के भरोसे एक महीने भर भी नहीं रख सकता। यह असंभव है। बेकारी के दिन मैंने अपने घर पर बिताए, थोड़ा सा काम धंधा करता रहा, कुछ आमदनी की। उन्हीं दिनों बच्चों की बीमारियों ने जोर आजमाया, नहीं तो मैं वैसी हालत में भी खुश था। कहना होगा कि यह पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब उन्हें उनकी मनोवांछित लेक्चरी की संभावना लगभग पुष्ट हो गई थी। उनके मन में एक विश्वास भी है कि राजनांदगांव में उन्हें समय मिलेगा और वे अपना लिखना पढ़ना पूरी तन्मयता से कर सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर शरीर के लगातार थकने और जर्जर होने की चिंता भी है। फिर भी वे थके नहीं हैं। बड़ा काम करने की उनकी प्रबल इच्छा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि राजनांदगांव में शरीर के बाएं हिस्से में लकवा होने पर भी वे दिनांक 7 फरवरी 1964 को श्रीकांत वर्मा को पत्र लिखकर बताते हैं कि मेरे शरीर के बाएं हिस्से को पक्षाघात का शिकार होना पड़ा। बिस्तर से नीचे उतरना मुश्किल है। डॉक्टर ने एकदम पूरे विश्राम की सलाह दी है। सिर्फ उसके इंजेक्शन्स पर ही जी रहा हूँ। लगभग महीने भर बाद ठीक हो जाऊँगा, ऐसा उसका कहना है। जीने और काम करने की आशा नहीं छोड़ी है। डॉक्टर की कठोर चेतावनी के बाद भी वे मित्रों को पत्र लिख रहे हैं और अपने अंदर के कवि आलोचक की चेतना को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस घनघोर उदासी, बीमारी और आर्थिक अभावों में भी वे श्रीकांत वर्मा को यह चेतावनी देना नहीं भूले कि केवल इसी बात का ध्यान रखिए, मेरी बीमारी की विज्ञापना न हो। करुणा भाव उत्पन्न करने के लिए ताकि एक लेखक की सहायता हो, एहसान करना भाई, जिससे मेरी स्थिति जो वस्तुतः दयनीय है, करुणाजनक भी हो उठे। मैं अपने रोग के नाम से कोई चंदा नहीं चाहता। जीवन के तमाम अभावों और परेशानियों के बाद भी मुक्तिबोध की बड़ी चिंता साहित्य की है। वे मूलतः मराठी भाषी हैं और मालवा में जन्मे हैं। घर में मराठी बोली जाती थी, इसीलिए मराठी बोलने और लिखने में सहजता अनुभव करते थे। लेकिन हिंदी के विस्तार तथा हिंदी भाषी प्रांतों में काम करने के दौरान यह सघन अनुभव हुआ कि हिंदी में लिखने से बात अधिक दूर तक असर करेगी। 26/10/1945 को नेमी बाबू को पत्र में लिखा, इसके पहले मैं हिंदी के साहित्यिक प्रयासों के सिवाय कभी भी लिखा नहीं करता था। मेरे अत्यंत आत्मीय विचार मराठी या अंग्रेजी में निकलते थे, जिसका तर्जुमा यदि अवसर हो तो हिंदी में हो जाता था। इसीलिए जानबूझकर यह पत्र हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी भाषा सुंदर न भी हो सके, वह सशक्त होकर रहेगी, क्योंकि उसके पीछे अंदर का जोर रहेगा। बतलाइए, क्या मेरा सोचना गलत है? इसके बारे में आप जरूर लिखिए। मुझे साज संवार की प्रतिष्ठित बोली पसंद नहीं। चाहता हूँ कि इसके विषय में आप मत प्रदान करें। क्या मैं अपनी हिंदी सुधार सकता हूँ, उसे सक्षम, सप्राण और अर्थदीप्त कर सकता हूँ? कहना होगा कि 1945 में मुक्तिबोध पूरे 28 वर्ष के भी नहीं हुए थे, लेकिन हिंदी के प्रति उनकी निष्ठा गहरी थी। वे केवल हिंदी में लिखना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसी हिंदी में लिखना चाहते थे जिसमें अंदर का जोर हो, जो सक्षम, सप्राण और अर्थदीप्त करने वाली सशक्त भाषा हो। मुक्तिबोध साहित्य के गहरे अध्येता हैं। उन्होंने बहुत सारे नए पुराने लोगों की ऐसी भाषा भी पढ़ी होगी जो कई बार निष्प्राण होती है। वे उससे बचना चाहते हैं। वे अपनी भाषा के प्रति अधिक सतर्क और वचनबद्ध हैं। इसलिए चाहते हैं कि जब मराठी की जगह हिंदी में लिखना है तो हिंदी के मुहावरे से भी परिचित हों, उसकी अर्थवत्ता को और प्राणवान बना सकें। इसी का परिणाम है कि हिंदी कविता और हिंदी आलोचना को उन्होंने जो बेचैनी भरी और बोलती सी भाषा दी है, वह आज भी हिंदी लेखकों के लिए चुनौती है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदी में दूसरे किसी मुक्तिबोध की तलाश हमेशा रहेगी, जो अपनी तरह से भाषा, साहित्य और विचार के प्रति इतना उद्विग्न रहता है। यही कारण है कि वे अपनी एक एक रचना को घंटों मांझते संवारते थे। इसी पत्र में उन्होंने लिखा, रोज़ लिखने की सोचता हूँ, लिखता भी हूँ, पर बहुत थोड़ा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक कविता को दुरुस्त करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। मैंने कई सुधार भी दी हैं, कई तो सुधारने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो गई हैं। पता नहीं कब तक मैं कविताओं को यूँ सुधारता रहूँगा।
कहना न होगा कि मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं लंबी हैं, इसलिए कि वे विचार की अनुगता हैं और विचारों की अनवरत श्रृंखला मुक्तिबोध के मन को हमेशा मददती रहती थी। इसलिए कविता लिखने के बाद भी वे उससे संतुष्ट नहीं होते थे, वरन लगातार उसे मांझते रहते थे। उन्हें लगता था कि उनकी कविता जब प्रकाशित होकर सार्वजनिक हो तब उसमें कोई कमी नहीं रहे। नए कवियों को मुक्तिबोध की इस कवि निष्ठा को सीखना चाहिए और कविता के लिए कठिन परिश्रम से कभी बचना नहीं चाहिए। मुक्तिबोध केवल कवि ही नहीं, विचारक भी बड़े थे। इसलिए कविता के साथ उनका गद्य भी संवाद करता हुआ उद्दाम लहरों सा मचलता हुआ गद्य है। वे ठस गद्य के विरोधी थे, इसलिए उनकी आलोचना भी कविता की तरह नए नए प्रश्नों से टकराती है। वे सब प्रश्न बौद्धिकता के प्रबल समर्थक थे, इसलिए किसी रचना में वे श्रद्धा भाव से नहीं बल्कि प्रश्नाकुल होकर प्रवेश करते थे। छायावाद की चर्चित कृति कामायनी एक पुनर्विचार इसका उदाहरण है। मुक्तिबोध के इस मूल्यांकन से कामायनी का मूल्य कम नहीं हो जाता, बल्कि अपने समय के सजग आलोचक के मूल्यांकन से उसकी नई परतें खुलती हैं। उसके मूल्यांकन की नई दृष्टि का सूत्रपात होता है। विचारों की इसी आग्रह के लिए वे अवसर आने पर कवि से अधिक विचारक की आवश्यकता पर बल देते हैं। जून 1957 को नेमे बाबू को अपने पत्र द्वारा इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि कवि का पद अनिवार्य रूप से विचारक के पद से बड़ा ही हो। मेरा तो ख्याल है कि आज हिंदी को अच्छे विचारक की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी कवि की नहीं। प्रकृति और वेदना से जो व्यक्ति कवि होकर परिस्थितिवश विचारक हो जाता है, उसकी वह यात्रा जो उसने काव्य से लेकर विचारक तक की है अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है और उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में जून 1957 के दूसरे पत्र में वे और स्पष्ट कहते हैं, मेरा ख्याल है कि जब खूब कहने का मन हो निबंध के क्षेत्र में, तब शायद कविता न लिखी जा सके। एक बार विचारों का उद्वेग निकल जाने पर फिर कविता को भी नई गति और दिशा तथा क्षेत्र मिल जाता है। मुक्तिबोध के ये विचार केवल नेमे बाबू के लिए ही नहीं बल्कि आज के साहित्यिकों के लिए भी उतने ही आवश्यक एवं दिशा निर्देशक हैं। मुक्तिबोध अपने पत्रों में अपनी निजी समस्याओं के अलावा साहित्य की चिंताओं से भी अवगत कराते रहते हैं। उनके लिए निजी जीवन और साहित्यिक जीवन में कोई अंतर नहीं है। अपने विचारों को छुपाना वे नहीं जानते थे। वे प्रगतिशील थे, इसीलिए प्रगतिशील कविता और उसके विरोधियों को वे भली भांति जानते थे। धर्मवीर भारती ने जब विवाद पैदा करने की कोशिश की तो उन्होंने श्रीकांत वर्मा को पत्र लिखकर उसका समुचित विरोध करने के लिए कहा। नवंबर 1956 को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, मैं समझता हूँ कि श्री भारती ने जो विवाद पैदा किया है उसका उद्देश्य प्रतिक्रियावादी भले ही हो और वह बहुत मूल्यवान है और उस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। ध्यान में रखिए, वह दाना दुश्मन है, नादान दोस्त नहीं। इसलिए उसकी इज्जत होनी चाहिए। वह प्रतिभाशाली है और समस्याओं को भली भांति अनुभव भी करता है। वस्तुतः मैं उसके साहस से बहुत प्रभावित हूँ। वह असल है, घटिया नकल नहीं। यह ठीक है कि वह असलियत हमें पसंद नहीं, किंतु असलियत का विरोध दूनी बड़ी असलियत की गरिमा से ही होना चाहिए। इस पत्र से यह भी स्पष्ट होता है कि अपने विरोधी विचारधारा वालों से मुक्तिबोध किस विनम्रता और गरिमा के साथ लड़ना चाहते थे। अपने प्रिय मित्र नेमचंद जैन को 30/10/1945 को मुक्तिबोध ने पत्र लिखकर एक कम्युनिस्ट लेखक के उत्तरदायित्वों से परिचय कराया। यह पत्र कुल 28 वर्ष के मुक्तिबोध का है, जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है, लेकिन मार्ग अभी भी अंधेरे में है। उनकी व्याकुलता साफ झलकती है। जो जीवन वे जी रहे हैं उसे कदापि संतुष्ट नहीं हैं। वे जिस प्रकार का जीना चाहते हैं उस तक उनकी पहुंच नहीं है। इस ऊहापोह में वे पत्र लिखते हैं, याद है आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने एक व्यक्ति के साथ नाजुक खेल खेला है, उसे कम्युनिस्ट बनाया, दुर्धर्ष घृणा के उत्ताप से पीड़ित, और उसकी स्त्री के प्रति उसका रुख पलटा। अधिक सहनशील, भावनामय उसे बनाया। यह काम बहुत बड़ा ही नहीं, नाजुक भी है। और इन क्षणों में
जीवन के विचित्र तर्क प्रवाह के द्वारा आज जब क्षण भर के लिए ही सही मैं जागृत हो उठा हूँ, इस विशाल व्यक्तिवाद की विशालतम ट्रेजेडी को शब्दबद्ध कर सकूँ तो मेरा जीवन कार्य समाप्त हो जाएगा। क्योंकि न सिर्फ मैं अपनी राह को खोजता हूँ बल्कि वह भी मुझे खोजती है, और इसी में सारी उलझन की बदमाशी है। यह पत्र मुक्तिबोध के पूरे लेखन का श्वेत पत्र है। वे व्यक्तिवाद के उस किले को तोड़ना चाहते हैं जिसमें रहकर मनुष्य शोषण सहकर भी चुप रहता है। उसकी बेचैनी को वे उगाड़ना चाहते हैं, उसके दुखों को वे सार्वजनिक करना चाहते हैं। लगभग 14 वर्ष बाद अपनी इच्छित जगह और नौकरी पा जाने के बाद वे श्रीकांत वर्मा को 17/8/1959 को पत्र लिखकर साफ करते हैं, राजनीतिक स्वर जो मेरे काव्य में प्रच्छन्न रूप से विराजमान रहता है आपने पहचाना। वह स्वर वस्तुतः एक महत्वपूर्ण किंतु गोपन विशेषता है जो मेरे काव्य को रूप देती रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं स्वयं अपनी कविताओं की व्याख्या करूँ। इस स्वर की ओर ध्यान खींचकर आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी पत्र में वे आगे लिखते हैं, कभी कभी आप लोग राजनीतिक प्रश्न भी छेड़ देते हैं। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि राजनीति साहित्य से अलग नहीं की जा सकती है, किंतु यदि आप भी यह मानते हैं तो मुझे खुशी है। ऐसी स्थिति में सोचता हूँ कृति को प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टि अपनानी चाहिए। दो चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं, एक राजनीति और साहित्य दोनों अलग नहीं हैं। जो लोग अलग करने की कोशिश करते हैं वे साहित्य को जीवन से काटने का प्रयास करते हैं। जब हमारे पूरे जीवन के निर्णय राजनीति कर रही है तो साहित्य को राजनीति से अलग कैसे किया जा सकता है? क्या साहित्य जीवन से अलग कोई वस्तु है? यदि नहीं तो साहित्य में राजनीतिक दृष्टि आने से साहित्य की प्रामाणिकता बढ़ती है। दो, कृति को प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टि अपनानी चाहिए। यह सुझाव इसलिए कि जब परिमल ग्रुप के द्वारा प्रगतिशील साहित्य पर राजनीति के तहत प्रहार हो रहा है तो कृति जैसी पत्रिका को उस प्रहार के उत्तर भी देने चाहिए। जो सुझाव उन्होंने कृति के संपादक को दिए उसी प्रकार के सुझाव उन्होंने हरशंकर परसाई के संपादन में निकलने वाली प्रगतिशील पत्रिका वसुधा के लिए भी दिए। उन्होंने प्रमोद वर्मा को 18/10/1957 को पत्र लिखकर कहा, मेरा एक छोटा सा आग्रह यह भी है कि अन्यत्र जैसे युग चेतना, नया पथ आदि में कभी कभी मार्क्सवादी दृष्टि से जो विचार विमर्श अथवा आलोचनाएं आदि होती हैं उनका जवाब अथवा तत्संबंधी ऊहापोह कभी कभी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से ही करने की मुझे सुविधा दी जाए। मैं यह सुविधा कभी कभी ही चाहता हूँ। मार्क्सवादी दृष्टि भी एक दृष्टि है, किंतु उसके अंतर्गत ही काफ़ी विवाद उठ खड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के लेखों से वसुधा स्वयं अधिक आकर्षक होगी। मुक्तिबोध यह चाहते हैं कि साहित्य में प्रगतिशील मूल्य आएँ और उन मूल्यों पर होने वाली आक्रमणों का जवाब भी हमारी प्रगतिशील पत्रिकाएं उसी तर्ज पर दें। इससे न केवल साहित्य का समुचित मार्ग दृढ़ होगा अपितु पत्रिकाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। उनका यह विश्वास उनके पत्रों में उद्घाटित होता है। इसलिए यह पत्र केवल जीने की चिंताओं और अभावों के ही पत्र नहीं है अपितु साहित्य और प्रगतिशील साहित्य की चिंताओं को भी उसी गहराई के साथ उभारते हैं। 17/8/1961 को नामवर सिंह को पत्र लिखकर वे इसी समस्या को फिर से उठाते हैं। मैं यह कहना चाहता था कि नई प्रवृत्तियों के क्षेत्र में कई सैद्धांतिक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। प्रगतिशीलों की पुरानी धारणाओं के खंडन पर यह इमारत खड़ी हुई है। जो साहित्यिक इस नई प्रवृत्ति के अंग हैं और प्रगतिशीलों के साथ भी हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे प्रगतिशील जीवन दृष्टि को पुनः स्थापित करें। जो सैद्धांतिक प्रश्न खड़े किए गए हैं उनका पूर्ण उत्तर देकर केवल सम्मेलन करने से साहित्यकारों में प्रगतिशीलता का प्रचार होगा, यह कहना मुश्किल है। सच बात तो यह है कि साहित्य में प्राप्त नई स्थिति को सामने रखते हुए सैद्धांतिक विश्लेषण का कार्य आवश्यक है। वह कार्य बहुत बड़ा है। मुक्तिबोध का बल सैद्धांतिक विश्लेषण पर है, जिसकी नींव पर प्रगतिशील साहित्य खड़ा है। जब तक सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी तब तक साहित्य में
कोरी हवाई बातें होती रहेंगी जिनका दूरगामी और ठोस परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मुक्तिबोध उत्तुंग शिखरों के नहीं बल्कि अतल और अंधेरे गह्वरों के कवि थे। अपने आरंभिक जीवन में उन्होंने जो जीवन मार्ग अपनाया था वह निष्कंटक नहीं था। वे बार बार उन चमकीले मार्गों से हटते गए जो उन्हें मध्यवर्गीय जीवन जीने की ओर ले जाते थे। संघर्ष और चुनौतियों का वर्णन उनका स्वयं का था, इसलिए शिकायत भी किसी से नहीं थी। केवल पत्रों में अपने अभावों और दायित्वों का उल्लेख है। उनके लंबे लंबे पत्र पहले तो अत्यंत भावुक और मारक होते थे, लेकिन धीरे धीरे चिंतन का आकाश बृहत होता गया और पत्रों में अपनी परेशानियों के साथ साहित्यिक चिंता भी उभरने लगी। अभाव तो सारी जिंदगी में वैसे ही बने रहे, लेकिन उन पर विजय पाने के लिए उन्होंने कविता, कहानी, आलोचना तथा डायरी इत्यादि को हथियार बनाया और अपने निजी संघर्षों को आम जन के अभाव और संघर्षों से जोड़कर साहित्य का एक नया शास्त्र निर्मित किया। मुक्तिबोध के पत्र निजी जीवन के संघर्षों की अभिव्यक्ति के साथ इस देश के आम जन के संघर्षों की प्रखर अभिव्यक्ति के दस्तावेज भी हैं, जो आज भी उतने ही अपरिहार्य हैं।